अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक फ़ाइनेंस लेक्चर में आप लोगों को फिर से खुशामदीद। और हम अपने पिछले मौजू में इजारे के ऊपर बात कर रहे थे और इजारे की तारीफ़, इजारे के उसूल, ये तमाम तर बातें हम समझ चुके थे। अच्छा, इसमें आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कन्वेंशनल लीज़ और इजारा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले हम इस बात के ऊपर तफसीली मंजरकशी करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि हमें किन एतबार से इजारा करना शरन जायज़ है, बैंक किस एतबार से इजारा करता है। इन तमाम तर बातों के ऊपर हम अभी तस्करा करेंगे। देखो भाई, कन्वेंशनल लीज़ और इजारे में जो बुनियादी तौर पे पहला फ़र्क है वो ये है कि कन्वेंशनल लीज़ में दो कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, जो कि शरई जायज़ नहीं है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलहदा अलहदा होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए शरन नाजायज़ है। जबकि इसके बरक्स इजारा, जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, वो बिल्कुल अलहदा अलहदा फाइनेंसिंग स्कीम, अलहदा अलहदा फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज़ और अलहदा अलहदा फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मबनी है। तो इसीलिए हम कन्वेंशनल फाइनेंस, कन्वेंशनल लीज़ को इजारे के साथ जब तकाबुल करें तो इजारा हमें शरन जायज़ और बेहतरीन नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल लीज़। दूसरी जो बात है, वैसे भी मैं तफसीली ये बात कर चुका हूँ तो जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ इस बात को। दूसरी जो बात है कि अगर इजारे में जो लीज्ड एसेट है, यानी जो चीज़ इजारे पर दी गई है, अगर किसी कुदरती आफत की वजह से या किसी भी मुश्किल की वजह से जिसमें किसी लैजी की कोई कोताही ना हो, कोई गलती ना हो, अगर वो असासा ज़ाया हो जाए तो उस असासे के ज़ाये होने के साथ ही इजारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि कन्वेंशनल लीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर नेग्लिजेंस उसकी हो चाहे ना हो, अगर वो एसेट तबाह हो गया तो उसका ज़ामिन वही बंदा होगा जिसने वो चीज़ आपसे ख़रीदी थी या इजारे पर ली थी। क्योंकि जो कन्वेंशनल लीज़ है, ना वो मुकम्मल इजारा है और ना वो मुकम्मल बै है, ना वो मुकम्मल किराया है और ना वो मुकम्मल सेल है। ये दोनों की कुछ बीच की चीज़ है जिसकी वजह से उसको मना किया गया है। जबकि इजारे में होता, इजारे के उसूल मानना ज़रूरी है, तब जाके इजारा सही होगा, वरना इजारा भी फासिद और बातिल दोनों हो सकता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? अच्छा, एक बात और है, एक उसूल मैंने बताया था, सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक, इसका उसूल क्या है? सेल्स एंड लीज बैक में एक तरीका ये होता है कि अगर किसी को पैसों की ज़रूरत हो, जैसे मिसाल तौर पे इशफाक हैं, वो बैंकर हैं, और शहनवाज़ हैं, वो कस्टमर हैं। शहनवाज़ को पैसों की ज़रूरत है। शहनवाज़ आ जाते हैं इशफाक के पास और इशफाक को कहने लगे कि इशफाक, मुझे जो है ना पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे कर्ज़ दे दो। तो इशफाक कहेगा, एज़ अ बैंकर मैं तुम्हें अगर कर्ज़ दूंगा तो मैं उससे मुनाफा तो नहीं कमा सकता, तुम एक काम करो, तुम मुझसे पैसे तो नहीं दे सकता, कोई चीज़ ले लो। तो उसने कहा, मुझे चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा ही चाहिए, चीज़ तो मेरे पास सारी मौजूद है, पैसे नहीं है। पैसे देने की बात कर सकते हो तो बात करो। तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ? ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या होता है? हीला। क्या होता है? हीला। जी, हीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ट्रिक। अब इसका तरीका, बोला मैं तुम्हारे लिए एक हीला निकालता हूँ, एक ट्रिक लगाता हूँ। ऐसा करो, तुम्हारे पास कोई तो मशीन होगी, तुम वो मशीन मुझे भेज दो। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? तुम्हें चाहिए अगर 10 लाख, तो कोई 10 लाख की चीज़, कोई 10 लाख की मशीन तुम मुझे हीले पर दे दो। तुम मुझे 10 लाख की चीज़ बेच दो, मैं तुमसे अभी ख़रीद लेता हूँ। तो इशफाक ने उससे मशीन ख़रीद ली और मशीन ख़रीदने के एवज़ उसको पैसे दे दिए। अब उसने कहा कि भैया, अगर मैं तुम्हें मशीन दे ही दूँ तो काम कैसे करूँगा, मशीन भी मुझे वापस चाहिए। तो इशफाक कहता, तुम परेशान मत हो, ये मशीन मैं तुम्हें ही दूंगा किराए पर, लेकिन मैं इससे किराया इसका तुमसे लेता रहूँगा, मैं तुम्हारा इससे किराया लेता रहूँगा। ये है बेसिकली एक ट्रिक। क्या है? हीला है। तुम्हें चोर दरवाजे बता रहा हूँ। इसमें भी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट का खदशा है, यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें भी छुपा हुआ सूद है, इसलिए इसको प्रेफर कम किया जाता है, लेकिन किया जा सकता है। इसको इसलिए प्रेफर कम किया जाता है, इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन
ज़रूरत के तहत इसको भी किया जा सकता है, लेकिन चंद उसूल लगाने पड़ेंगे, चंद कैद लगानी पड़ेगी। तो हमारी जो पहली जो वजह है, पहली जो कैद होगी वो क्या होगी? अभी आपके स्लाइड भी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर हो रहा होगा और स्लाइड में सारी बातें नज़र आ रही होंगी। पहली चीज़ तो ये कि सेल डीड शुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इजारा एग्रीमेंट। जो सेल डीड है, बै का जो कॉन्ट्रैक्ट है, खरीदो फरोख्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इजारे के कॉन्ट्रैक्ट से, इजारे के अक़द से बिल्कुल क्या होना चाहिए? अलहदा और आज़ाद होना चाहिए, इन्हिसार करने वाला नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ आ गई? पहली बात समझ आ गई? मौलाना सुन भी लो ना तो समझ आएगी बात। इसका मतलब ये है कि जो बेचने का अक़द है, ये अक़द इजारे के अक़द से बिल्कुल अलहदा होगा, बिल्कुल अलग होगा और एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करने वाला भी नहीं होगा कि मैं आपसे इस शर्त पर ख़रीदता हूँ या मैं आपको इस शर्त पर बेचता हूँ कि आप ये चीज़ मुझे ही किराए पर देंगे। कोई शर्तिया जुमले या कोई शर्तिया कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? अलहदा होना चाहिए एक। दूसरी चीज़ ये, सेल डीड शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इजारा एग्रीमेंट। इजारे का अक़द होने से पहले बै का अक़द हो जाना चाहिए हर हाल में। अक़द और एग्जीक्यूट यानी बै मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बै मुकम्मल हो जाए। बै मुकम्मल हो जाने से मुराद क्या है? कि सामान आपके कब्ज़ा हकीकी या कब्ज़ा हुक्मी में भी आ जाए, समन भी दे दिया जाए, मबी आपके कब्ज़े में हो, और तमाम मामलात के बाद आपके पास जब वो चीज़ आ जाए उसके बाद आप इजारे का एग्रीमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ये बात भी समझ आ गई? तीसरी बात, द एसेट शुड बी सोल्ड बैक टू द कस्टमर आफ्टर अ रीजनेबल टाइम। जो असासा है जो आपने ख़रीदा, जब आप वापस बेचेंगे उसको, तो बेचने का भी एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी लिया और अगले ही महीने आपने उसको वापस भेज दिया, ये भी शरन जायज़ नहीं है। फ़िक़ा के हमारे जो जितने भी फ़क़ीह हैं उनके नज़दीक ये भी हराम है, और उसमें कम से कम 1 साल का की शर्त लगाई है फ़क़ीहों ने। और उसकी वजह यह है कि जब 1 साल किसी चीज़ पर गुजर जाते हैं तो वो चीज़ चारों मौसम उस पर गुजर जाने की वजह से उसको दोबारा उसी को बेचना शरन जायज़ है। यानी 1 साल कम से कम आपको ये लगाना पड़ेगा, 1 साल की कैद लगाई है। अच्छा जी, अब प्रोसेस ऑफ इजारा क्या है? इजारा सेल एग्जीक्यूट होगा कैसे? इजारा सेल किया कैसे जाएगा? सही है, बोर्ड पे बना दूं या इसमें तस्वीर में दिखा दूं? तस्वीर में देखोगे, बोर्ड पे बना दूं ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको बोर्ड वाला ही समझ आता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा जी, अब देखो हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोसेस ऑफ इजारा। अब इजारे का प्रोसेस बैंक कैसे एग्जीक्यूट करता है, आइए ये सीखते हैं। देखो भाई, ये हमारा बैंक है, ये हमारा कस्टमर है और ये वेंडर है। सर वेंडर कौन? भाई वेंडर वो जिससे हमको सामान खरीदना है। मिसाल के तौर पे आप कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, आप कोई दीगर चीज़, कोई भी शय खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं आप, तो आपको खरीदना पड़ेगा वेंडर से। लेकिन वेंडर तो बोलेगा पैसा लाओ, आपके पास है नहीं, लेकिन आपको चाहिए भी। वेंडर वो जो देने वाला, सप्लायर। सही है। अब हुआ क्या? अब आप आए बैंकर के पास। किसके पास आए? बैंकर के पास। और बैंकर को बोला कि बैंकर मेरे लिए ना ये मशीन खरीद दो, मेरे लिए मशीन खरीद दो। तो बैंकर पूछेगा मशीन कितने की है? तो कहता भाई मशीन है, मशीन की जो कीमत है वो कीमत है, लेट से, आसान करने के लिए 1 लाख पे मसला बना रहा हूँ, सही है, ताकि समझ आए तुम लोगों को आसानी से। ठीक है, 1 लाख की मशीन है। कितने की मशीन है मेरे भाई? 1 लाख रुपए की मशीन है। 1 लाख की मशीन है। कितने की मशीन है भाई? 1 लाख की मशीन है। तो कुछ बॉडी बिल्डर लोग भी हैं क्लास में। नुमान इस क्लास में वो बंदा है जो कभी किसी के बाल बना देता है माशाल्लाह से, कभी किसी के बाजू चेक कर रहा है। वो चेक भी कर रहा है उस बेचारे ख़त्म आदमी के। यानी उसको अगर मैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए भेजूं बशीर को, तो एक फास्ट बॉल करने के बाद उसको कैल्सी प्लस पिलाना पड़ेगा मुझे। उसके बाजू चेक कर रहा है। नुमान मजबूत आदमी कोई देखो यहाँ पे, कोई समझ अगर आए तो बताओ। देखो वो जो बंदा बैठा हुआ पीछे, हाँ ये थोड़ा सा सही है, मजबूत है, उसको जाके चेक करो, कुछ नजर आएगा तुम्हें। हड्डी पकड़ रहे हो तुम, बेचारे की हड्डी टूट फूट गई तुम्हारे पकड़ने से। तुम वैसे ही पठान आदमी हो यार, ऐसे मजबूती से पकड़ोगे बेचारा बाहर। नहीं वो इसकी तरफ दिखाया आपने? नहीं दिखाया ना, मेरे जो नुमान बदनाम हो जाता।
नुमान में है एक बंदा, तुम बंदा टी स्टेट है, जो बात सच है, सही है। बाल भी एक से एक बना लेता है भाई। अच्छा, इत्तेफाक से जब भी ऐसी कोई शरारत करता है, पता नहीं क्यों होता है कि मेरी नजर पड़ जाती है। अब हुआ ये कि कस्टमर, चलो भाई दोबारा समझाता प्रोसेस। हुआ क्या, कस्टमर आया बैंक के पास, कस्टमर ने कहा मुझे आप एक मशीन खरीद दें। कस्टमर को बैंक ने कहा कि भाई मशीन कितने की है। मैं कहा भाई मशीन तो है इतने की, 1 लाख रुपए की है, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास, लेकिन मशीन मुझे चाहिए अभी, ज़रूरत है, काम करूँगा तो आगे मज़ीद पैसे वैसे कमा लूँगा। तो बैंक बोलेगा ठीक है, तुम जाओ मशीन वगैरह की बात कर लो, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। ये बंदा गया, मशीन वगैरह की इससे बात कर ली, और बैंक उनको बोलेगा ठीक है भाई, आप मुझे सामान दें, आप मुझे क्या दें, सामान दें, मैं आपको उसके बदले क्या दे रहा हूँ, प्राइस पे कर दे रहा हूँ। मैं आपको उसके बदले क्या करता हूँ, प्राइस पे कर दे रहा हूँ। इसकी दरख्वास्त पे बैंक ने वेंडर से मशीन खरीद ली 1 लाख रुपए पे। बात समझ आई? मशीन किसकी मिल्क में, उसूल समझ आ गया? मशीन किसकी मिल्क में, बैंक के मिल्क में। मशीन के ऊपर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों किसका, बैंक का। अगर तबाह हो गई बैंक बर्दाश्त करेगा, सोना निकल गया उसके अंदर से, बैंक उससे फायदा उठाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है बात? अब इसने क्या किया, अब इसने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम एक काम करो, मुझसे मशीन ये ले लो किराए पे, मुझसे मशीन तुम किराए पर ले लो, मैं तुम्हें मशीन दे रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम हर महीने सिर्फ मुझे तुम किराया देते रहो, जो रेंट बनता है तुम्हारा वो देते रहो 3,000 रुपये। कितने? 3,000 रुपये। कितने? 3,000 रुपये तुम मुझे हर महीने किराया देते रहो। जिस वक्त, क्या कह रहा हूँ, जिस वक्त तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए कि तुम मुझसे मशीन ख़रीदने की दरख्वास्त कर सको और कर लो, तो हो सकता है कि उस वक्त मैं तुम्हें मशीन बेच भी दूँ, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब सपोज़ करो कि 1 साल तक उसने किराया भरा, 1 साल तक उसने किराया भरा, तो 3 × 12 कुल टोटल 36,000 रुपये उसने किराए की मद में दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 36,000 रुपये किराए के मद में उसने दे दिए। अब 1 साल के बाद उसके पास पैसे आ गए। कितने आ गए? पैसे आ गए। उसने कहा कि अब मैं मशीन आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप ये मशीन मुझे बेचते हैं? क्या आप ये मशीन मुझे बेचते हैं? 1 साल मुकम्मल हो गया, इजारे के 1 साल का टेनओवर, 1 साल का पीरियड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो बैंक से वो कहता है कि मैं चाहता हूँ मशीन आपसे ख़रीद लूँ। तो अब 2-3 ऑप्शन है, जो चाहे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चाहे तो बैंक ये मशीन 1 लाख की ही बेच दे, चाहे तो ये मशीन बैंक 1 लाख से ज़्यादा में बेच दे, चाहे तो ये मशीन बैंक 1 लाख से कम में बेच दे। तीनों सूरत है, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालूम हुआ कि उस मशीन की हैसियत वक्त के साथ बढ़ गई। जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कीमत आज क्या हो गई, बढ़ गई ना। मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखेंगे करंट मार्केट वैल्यू क्या है उस मशीन की, 1 लाख है, 1 लाख में बेच दिया। तो जो 36,000 रुपये इजाफी कमाया है बैंक ने, 36,000 रुपये कैसे कमाया है, इजारे की मद में कमाया है। हो सकता है कि जो मशीन बेची है ये मशीन 1 लाख से भी ऊपर में चली जाए, मुमकिन है कि 1 लाख की जगह 90,000 में चली जाए, मुमकिन है 80,000 में चली जाए। डिपेंड करता है कि उसने कितना कमाया और कैसे कमाया। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आई सबको? क्लियर है? कोई मसला? तो इस तरह बैंक क्या करता है, इजारा करता है। खत्म हो चुका होगा इजारा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद, और अगर वो खरीदने की हैसियत नहीं रखता, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगले साल का कि मैं मज़ीद चाहता हूँ कि इजारा इसको कंटिन्यू करूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, मैं मज़ीद, हाँ मना भी करता। लेकिन बैंक मना करके क्या करेगा? सवाल ये है कि वो चीज़ किसके लिए ली थी, उसी के लिए ली थी ना, तो वो अपने पास रख के दोबारा तो किराए पे चलाएगा नहीं उसका, तो क्योंकि काम नहीं किराए पे चलाना। बात समझ आ रही है? इसलिए बैंक क्या करता है, इस अंदाज में आपके साथ इजारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी आपको देगा ये गुड्स और आपसे लेगा उसके बदली रेंट। क्या लेगा? रेंट, वही किराया कीमत पड़ेगी। ये बात समझ आ गई? हाँ भाई इशफाक, क्लियर है? तो बैंकिंग में क्या इस तरह इजारे के ज़रिए हम लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक देखो, ये तुमको मैंने मैकेनिज़्म समझाया है, रियल लाइफ में से थोड़ी सी अलग चीज़ होती है।
थोड़ी सी नज़रिया यही होगा, मॉडल यही होगा, लेकिन कुछ खामियां आ सकती हैं, आई हैं भी, तभी बैंकों ने अपने मॉडल को थोड़ा सा अमेंड किया है। क्या किया है? अमेंड का मतलब थोड़ी सी इसमें तरमीम की है, ताकि तरमीम करने की वजह से ये जो मसला है वो हल हो जाए। मसलन एक बंदा है, उसने कहा भाई मशीन 1 लाख की है, हर महीने किराया, हर साल हम जो किराया दे रहे हैं वो किराया पड़ रहा है, सपोज कर लो 20,000 रुपये साल का। कितना पड़ रहा है? 20,000 रुपये पड़ रहा है साल का किराया, या 12,000 रुपये पड़ रहा है साल का किराया। अगर 12,000 रुपये साल का किराया पड़ रहा है, पहले साल उसने कितना चलाया? 12,000। दूसरे साल कितना चलाया? 12,000। तीसरे साल कितना चलाया? 12,000। 3 साल में उसने किराया कितना दिया? 36,000। 36,000 रुपये किराया देने के बाद वो बोले मैं नहीं खरीद रहा, अब आप रख लें वापस। वो बोले मैं नहीं खरीद रहा, मुझे अब जरूरत नहीं इस चीज की, तो बैंक उसका क्या करे? अब मसला ये है कि बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, क्योंकि बैंक जब इसको बेचने जाएगा तो बैंक के पास इसके एवज पैसा आएगा, लेट्स सपोज 40,000, और 36 में उसने किराया वसूल किया, तो कितना हो गया? 36 और 40, 76,000। खरीदी कितने की थी? 1 लाख। 3 साल में पैसा वसूल हुआ, वो भी कम, वो भी रासुल माल से भी कम। बैंकिंग को प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? तो बैंकर ने मॉडल को कर दिया चेंज, बैंकर ने मॉडल को कर दिया चेंज। और मॉडल को चेंज करने का तरीका क्या लगाया? अब यहाँ पे पूरी की पूरी साइंस लग गई, मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या लगी? पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होना शुरू हो गई कि शुरू के सालों में किराया ज़्यादा होगा, जैसे जैसे असासा इस्तेमाल होने की वजह से अपनी हैसियत खोता है, तो उस असासे की किराए की रकम भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन महंगाई के बढ़ने की वजह से कुछ एडजस्ट करके एक नई वैल्यू ली जाएगी जो उससे कम ज़्यादा दोनों मुतवक्के है। बात समझ आई? और हम क्या करेंगे? हम किराए की रकम को और रासुल माल की रकम को दोनों को करेंगे फिक्स, और दोनों को फिक्स करने के बाद पर माह का किराया बना लेंगे कुछ ज़्यादा। मसलन, अब मैं तुमको मसलन समझा रहा हूँ, रियल लाइफ में क्या होगा। सपोज कर लो 1 लाख की मशीन थी, हम चाहते हैं कि 1 साल में हम इसके ऊपर मुनाफा कमा लें 12%। कितना परसेंट? 10%। 10% नहीं, इस पर हम चाहते हैं 12% मुनाफा कमाए। कितना परसेंट मुनाफा कमाए? तो 12% होगा नहीं, 20%। कितना मुनाफा चाहते हैं हम? 20%। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा भाई इसमें अगर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%। तो 20% कितना आ गया? 20,000। मुनाफा कितना मुझे चाहिए? 20,000। तो इसका मतलब अगर शेयर था 1 लाख का, कितने का? 1 लाख का, तो उसमें 20,000 और जमा करूंगा, कितना हो गया? इसका मतलब मुझे वसूल कितना करना है? टोटल 1,20,000। अब मैं बोलूँ कि भाई मैं आपको ये चीज़ देता हूँ 1,20,000, ये चीज़ जो है ना मैं आपको किराए पे देता हूँ 10,000 रुपये के एवज। कितने के एवज? इसका किराया कितना लूँगा मैं आपसे? 10,000 रुपये लूँगा। कितना लूँगा? 10,000 रुपये लूँगा। अब देखो क्यों? साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। मैं साल में चाहता हूँ कि मेरा रासुल माल भी वापस आ जाए और जो नफ़ा भी आ जाए, तो मैंने उसकी कीमत अपने हिसाब से कितनी लगाई? 1,20। मैंने कहा 1,20 की चीज़ है, 12 महीने में मैं वसूल करना चाहता हूँ, तो 1 माह का किराया कितना बन गया? हालांकि मार्केट वैल्यू से किराया क्या है? ये ज़्यादा है, कम है? बहुत ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू से किराया क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बोलूँगा इस कीमत पे मैं आपको किराए पे देने के लिए राज़ी हूँ। अगर आपको समझ आता है तो ले लें, अगर आपको समझ आता है तो ले लें। अब ये क्या करेगा? मुझसे किराए पर लेगा 10,000 रुपये माहाना। 10,000 रुपये साल के आखिर में इसने मुझे टोटल कितना दे दिया? 1,20,000 दे दिए। साल ख़त्म होते ही मेरे पास मेरे पैसे निकल गए ना, मैं क्या करूँगा? ये जो मशीन है इसको हिबा कर दूँगा। अब साल ख़त्म हुआ तो मैं इसको क्या कर दूँगा? ये मशीन इसको हिबा कर दूँगा कि अब ये तुम्हारा, जाओ, इजाज़त दे दी तुमको, खुद रखो। तो मेरा मसला भी हल हो गया, इसका भी मसला हल हो गया, मसला ख़त्म। उसूल समझ आया? तो ये वो मसाइल जिस तरीके से आज होता है काम कार इजारा पे, ये ज़्यादा बेहतर है ना। कस्टमर पहले वकील है,
नहीं, ये मौक्किल है। सुनो, नहीं, वकील ये है और ये मौक्किल है। अब देखो कैसे। नहीं, ये वकील है खरीदते वक्त। अब सुनो, पहले तुम सुनो, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। अब देखो, ये है वेंडर, खरीदनी है मशीन इससे या गाड़ी इससे, लेकिन इसको नहीं पता कि वेंडर कौन है। वेंडर को, कस्टमर को बैंक बोलेगा कि तुम मेरे वकील की हैसियत से जाओ और जाके इससे खरीदो। ये वकील हो गया। हाँ, नहीं, अगर इसके लिए खरीदा वकील की हैसियत से, सुनो, अगर इसके लिए खरीदा वकील की हैसियत से तो पैसा ये देगा, तो फिर वकील कैसे हुआ इसका? ये मिसाल तो पे, जब मैं आपको अपना वकील, नहीं ना, कर्ज नहीं देगा। यही फर्क है। समझ आ गई बात? खरीदा किसने? इसने खरीदा। खरीदा किसने? इसने खरीदा। मिल्क किसकी? इसकी। नफा नुकसान किसका? इसका। इसको देगा किराए पे। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये खरीदने के लिए जाएगा बैंक के एतबार से, जब ये खरीदने के लिए जाएगा बैंक की जानिब से, बैंक के बिहाफ पे, तो ये उस वक्त बैंक का होगा वकील। लेकिन जब खरीदने के बाद उसके पास सामान आ गई, सच चीज़ उसके पास आ गई, सामान आ गई बोल रहा हूँ, जब उसके पास चीज़ आ गई तो उसके पास आने के बाद क्या होगा? मिल्क इसकी। अब ये इसके साथ एक अलग अकद करेगा इजारे का। इजारे का लेसन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।